कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो आज। मैं समझता हूँ मीडिया का किसी भी जगह पर सबसे बड़ा रोल होता है कि उस जगह की मेंटालिटी को, उस जगह की सोच को एक सकारात्मक सोच बनाना। तो सकारात्मक सोच से मतलब होता है कि अच्छी चीज़ों को उजागर करना और जो अच्छी चीज़ें ना हो उन्हें किस तरह से सुधारा जाए सकारात्मक रूप से, वो काम करना। तो इसी को सकारात्मक मीडिया कहते हैं मेरे ख्याल से। तो हिसार का जहाँ तक बात करते हैं, जो मैं समझता हूँ हिसार में पिछले 4-5 साल से हम लोग जब से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो हिसार के विकास के अंदर, हिसार की उन्नति के अंदर कुछ हद तक इंडस्ट्रियलिस्ट का जरूर हाथ रहा है, बट उसको एक विश्व के लेवल पर उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर सकती है। तो सबसे पहले मीडिया के सभी मित्रों का हार्दिक रूप से धन्यवाद कि आपने एक हिसार को विश्व के मैप पर लाके खड़ा कर दिया कि इतना विकसित अब हिसार हो गया है, चाहे वो मेडिकल विश्व हो या टेक्नोलॉजिकल विश्व हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हो, हिसार का नाम आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर पहले 10 शहरों में आता है। तो सबसे पहले मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद। तो आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या बात करना चाहते हैं, एक और पॉजिटिव सोच को ही हम लोग उजागर करना चाहते हैं, एक अच्छी सोच को, एक अच्छी चीज़ को सामने लेकर आना चाहते हैं, ना केवल हिसार की जनता के सामने पर समस्त उत्तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी की जनताओं के सामने के लिए कि हम लोग क्या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में जब से हम लोगों ने यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल के माध्यम से हिमेटोलॉजी यानी कि ब्लड से संबंधित सभी तकलीफों के लिए ओपीडी शुरू करी थी, 4 साल से आज तक में हमने करीबन 1250 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया है, 1250 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया है और उसमें से करीबन 40% लोगों को यानी कि 500 से ज़्यादा लोगों को ब्लड कैंसर की तकलीफ थी। तो इस तथ्य से सबसे पहले बात क्या समझ में आती है कि ब्लड की बीमारी का मतलब ब्लड कैंसर नहीं होता। तो ब्लड के अंदर बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उसका एक अंश होता है ब्लड कैंसर। तो हिसार या उसके आसपास के विस्तारों में करीबन 500 से अधिक लोगों का हमने पिछले 4 साल में ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज किया है। और ब्लड कैंसर का इलाज करना बड़ी बात नहीं है, वो मेरे ख्याल से बहुत से लोग कर पाएंगे, पर जो न्यूनतम इलाज है, जो तकनीकी रूप से विकसित इलाज है और जो जिसको हम लोग कई जगह पर ऐसा बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा अधिकतम आधुनिक तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम लोग इलाज करके रक्त के कैंसर को या इस प्रकार की रक्त की बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ऐसे हमने हिसार से करीबन 20 से अधिक लोगों को या व्यक्तियों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सेवाएं प्रदान करके उनको उपचार करने की कोशिश की। ये बोल पाना मुश्किल होगा कि सारे के सारे ठीक हो गए, पर एक चीज़ जो हमारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, जो कुछ मित्रों का हमने यहाँ पर इलाज किया है, वो आपको जैसे बाद में बताएंगे कि ठीक होना ना होना वो ऊपर वाले की मर्जी होती है, पर प्रयत्न करना एक डॉक्टर और उसकी टीम के हाथ में होता है। तो प्रयत्न में कोई कमी नहीं हुई, वो आपको मेरे ख्याल से और लोगों से भी पता चलेगा और यह चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। तो ब्लड कैंसर के अंदर क्या क्या तकलीफें होती हैं? ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जिसके अंदर टी एवं बी टाइप के लिम्फोमा आते हैं, मल्टीपल माइलोमा जो कि ज़्यादातर ये सारी की सारी बीमारियां उम्र के साथ आती हैं, बट इसमें से कुछ बीमारियां बच्चों को भी होती है। 2 साल के बच्चे से लेकर या नवजात शिशु से लेकर के 80 साल के वयस्क को किसी को भी इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। एप्लास्टिक अनीमिया, जिनके एक मरीज हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। एप्लास्टिक अनीमिया की तकलीफ इतनी कॉमन है कि जिसके लिए जागरूकता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 70 बार उस बीमारी को पकड़ पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो डायग्नोस नहीं हो पाता, सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से लोग अपनी जान खो देते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि बीमारियों को पकड़ना और सही समय पर पकड़ना ये ज़रूरी होता है। तो इन सभी की सभी बीमारियों को, आईटीपी इतनी कॉमन बीमारी है, हिसार क्षेत्र के अंदर हमने देखा है, एक आईटीपी और दूसरा माइलोफाइब्रोसिस, ये 2 प्रकार की बीमारियां मैंने जो पिछले 15 सालों के अपने करियर में नहीं दिखी होंगी, वो पिछले 4 साल में यहाँ पर दिख ली। तो इतनी कुछ डेमोग्राफिक वेरिएशंस होते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर कुछ प्रकार की बीमारियां बाकी प्रकार की बीमारियों से अलग हो सकती है। हो सकता है मध्य प्रदेश के अंदर जो बीमारियां ज़्यादा ना हो, यहाँ पे ज़्यादा है। कश्मीर के अंदर कुछ बीमारियां होंगी जो कन्याकुमारी में कम होंगी, या उल्ट वाइस वर्सा। तो इसी प्रकार से यहाँ के लोगों के, यहाँ के क्षेत्रों की कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, माइलोफाइब्रोसिस और आईटीपी इसमें से खास बीमारियां हैं जो कि बाकी जगहों पर इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। रीनल अमिलोइडोसिस, जिसके लिए हमने 3 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिए हैं अभी तक। रीनल अमिलोइडोसिस आप विश्व में जाकर किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे रीनल अमिलोइडोसिस कितना कॉमन है, बोलेंगे बहुत रेयर है।
पर हमने पिछले 4 साल के अंदर 3 मरीजों को ट्रांसप्लांट कर दिया और उससे ज़्यादा लोगों को हमने इलाज कर दिया। तो कुछ बीमारियां ज्योग्राफिक के साथ आती हैं और उनको समझना, उनके कारणों को समझना और उसके हिसाब से उनको ठीक करने की कोशिश करना, यही वैज्ञानिक नीति हमें सिखाती है। तो इस जगह पर बैठ करके हिसार के अंदर आधार हॉस्पिटल एवं अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर हमने जहां पर ओपीडी की सर्विसेज प्रोवाइड करी, वहां पर हमने ना सिर्फ हिसार के क्षेत्र के लोगों का बल्कि समस्त उत्तर एवं पश्चिम हरियाणा, बठिंडा से लेकर बीकानेर जो कैंसर एक क्षेत्र माना जाता है, वहाँ के सभी लोगों को हमने यहाँ पर बैठ करके इलाज किया और सक्सेसफुली करने की कोशिश की। तो इसके अंदर जो हमने इलाज किए हैं, कोशिश हमारी ये रही है सभी के सभी मरीजों को सही समय पर बीमारी को पकड़ करके उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर कुछ मरीज ऐसे भी थे जो समय के अभाव की वजह से यहाँ पर आए, जैसे चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधानों में उन्हें 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की वेटिंग थी। उन्हें जब पता चला कि इस प्रकार की ब्लड कैंसरों की सेवाएं ऐसी एक जगह पर उनके घर के नज़दीक उपलब्ध हो सकती हैं, वो आए, खुश होकर गए, इलाज से फ़ायदा मिला और खुश हुए। इसी के अंदर कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनको यहाँ से गुड़गांव भेजा गया कि आप इस कॉर्पोरेट अस्पताल में जाइए, वहाँ पर इलाज आपका अच्छे से अच्छा होगा। बट उनमें से जब उन्हें पता चला कि उनके घरों के नज़दीक इस प्रकार का इलाज है, वो एक ओपिनियन के लिए आए, और जब ओपिनियन के लिए आए और उन्हें ये पता चला कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के अंदर भी कुछ इलाज आधे से भी कम दाम पर हो सकते हैं, तो उन्होंने ये अपनाने की कोशिश करी और जब उनको नतीजे मिले तो वो भी खुश होकर वापस गए। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से सक्षम एवं अक्षम हर प्रकार के मरीज के लिए अगर कोई कहीं पर सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं रक्त कैंसर के लिए, वो फोर्टिस हॉस्पिटल है। हरियाणा सरकार के कितने ही नुमाइंदे हमारे पास आए, उनके कार्यकर्ता एवं उनके परिजन जो कि हरियाणा सरकार के अंदर कवर्ड हैं, उनका इलाज किया गया और उनकी जो आपने मतलब उनके आप संपर्क में जब आएंगे, जो हमारे यहाँ पर इलाज किए, जिन्होंने हमसे इलाज किए, उनसे आप जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से ये काम होता है। कार्यशैली क्या है, बहुत साधारण है। आपके घर के नज़दीक, आपके घर के समक्ष अगर आपका इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हो सकता है तो यह मानसिक रूप से एवं आर्थिक रूप से हर प्रकार से अनुकूल हो जाता है। जिस समय पर किसी व्यक्ति को इलाज के लिए कुछ लंबे समय के लिए भर्ती होने की जरूरत होती है, उसी को सिर्फ हम लोग अपने अस्पताल में गुड़गांव में बुलाते हैं। उसके अलावा बाकी उनका फॉलोअप हो या फिर उनको जो डे केयर फैसिलिटी पर ट्रीटमेंट करने की जरूरत हो, बाकी जो हल्का फुल्का इलाज चलाने की जरूरत हो, वो हम लोग यहाँ पर ही उनके घरों के नज़दीक यह सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो यही एक खासियत है, यही एक सुविधा है जिसकी वजह से लोगों से हम जुड़ पाए, लोग हमसे जुड़ पाए और जो प्यार मिला उसका आप लोगों को लोगों से ही पता चल सकता है। जिन लोगों ने, जिन मरीजों ने, जिन मित्रों ने हम पे भरोसा किया, उन सभी का धन्यवाद। जिन डॉक्टरों ने, डॉक्टर लवनीश गोयल के साथ हम लोगों ने पिछले 4 सालों में आधार हॉस्पिटल में सेवाएं प्रदान की, डॉक्टर त्रिविक्रम के साथ हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटलों में सेवाएं प्रदान की एवं एपीआई के माध्यम से, एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियंस के माध्यम से जो हमने सभी फिजिशियंस, सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, सभी प्रकार के डॉक्टरों से संपर्क में आए और उन्होंने हम पर भरोसा किया कि ब्लड से रिलेटेड जब भी किसी के मरीज को कोई भी तकलीफ होगी तो उनके नाम पर फोर्टिस हॉस्पिटल के चिकित्सकों का नाम रहता है। डॉक्टर मीत कुमार को वो रेफर करते हैं और अलग अलग जगहों पर उनको सेवाएं, ओपीडी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि मरीजों का भरोसा होना और जो उनके चिकित्सक हैं, जो वो चिकित्सक इस भरोसे पर भेजते हैं कि नहीं आप इनके पास जाइए, आपकी बीमारी को सही ढंग से पकड़ा जाएगा और सही समय पर इलाज करके उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। वो भरोसे के लिए हम सभी डॉक्टरों का, हिसार के एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह सारा का सारा काम तभी संभव हो सकता है जब किसी एक व्यक्ति को, जब किसी एक टीम को अस्पताल की तरफ से सपोर्ट मिले। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ऋतु गर्ग से लेकर महिपाल जी से लेकर के अरविंद पाहवा जी से लेकर के डॉक्टर राहुल से लेकर के मंजीत जी हमारे साथ जो पिछले 4 साल से कहीं ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं, इन सभी के अथक प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाता है कि इतने सारे लोगों का, 1250 1000 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर पाना, सच में बताऊं इलाज कर पाना आसान काम नहीं होता, पर वो संभव क्यों हो पाता है? क्योंकि इतनी बड़ी टीम है। इतनी बड़ी टीम होने की वजह से चीज़ें स्मूथली हो पाती हैं। आप मरीजों से पूछिए, उनको वो आपको बताएंगे उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं।
तो मैं अगर अभी समय सही है तो मैं, हमारे 2 मित्र हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक मधु जी हैं जिनका ट्रांसप्लांट हमने करीबन 2 साल पहले किया, तो उनकी बीमारी 1 साल के बाद वापस आ गई, पर उसके बाद दवाइयों के माध्यम से अब 1 साल और निकल गया है, अब वो बीमारी से मुक्त है। तो इसी प्रकार से एक और हमारे मित्र हैं सुशील जी, जिनकी बीमारी पकड़ने में लगा, पर जब पकड़ में आई वो बीमारी आज की तारीख में बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। तो यही कोशिश है कि रक्त से संबंधित सभी बीमारियों को हम लोग किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, उन्हें किस तरह से ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। सफल होते हैं, असफल होते हैं, बट प्रयत्न जरूर करते हैं। तो एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं हम लोग आपके माध्यम से, जो सकारात्मक मीडिया से हम लोग जिनसे अभी बात कर रहे हैं उनके माध्यम से एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने, आपको पता होगा सरकार के प्रयोजन है, सरकार के प्रोग्राम्स चलते हैं अनीमिया मुक्त भारत। आज की तारीख में आवाज उठ रही है हरियाणा के अंदर कैंसर मुक्त हरियाणा। हम लोग कहना चाहते हैं रक्त कैंसर मुक्त हरियाणा। उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और इस आवाज को यदि लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो आप जैसी सकारात्मक मीडिया पहुंचा सकती है। कुछ सोच अच्छी है, चाह अच्छी है, बट वो चीज किस तरह से पूरी होगी, इसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, तभी ये चीज हम लोग हासिल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से रक्त मुक्त हरियाणा एक प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। हम लोग जिस तरह से इस मुहिम के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़े। ये नहीं कि सिर्फ हम काम करें, पूरे हरियाणा के जितने भी कैंसर डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम पर काम करने की हमारे साथ कोशिश करें, तभी यह मुहिम सफल हो पाएगी। ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। हमने 4 साल सेवाएं प्रदान करी है, अगले 40 साल सेवाएं प्रदान करेंगे, पर 40 साल के बाद यदि हम लोग इस मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाते हैं, तभी इस मुहिम को शुरू करने का फायदा होगा मेरे ख्याल से। बाकी हम लोग, हमारे मित्रों से आप बात कर सकते हैं, उनके क्या अनुभव रहे इलाज के दौरान, इलाज किस तरह से उनका चला, क्या वो सुखी थे, दुखी थे, बीमारियों से उनको कितना फायदा हुआ, और उनके जो तकलीफें थी वो किस तरह से ठीक हुई या नहीं हुई। मेरे ख्याल से वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर आप भी समझा पाएंगे। एक बार आपसे ये पहले क्वेश्चन सर कि आप 12.5 से जो आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट कर चुके हैं 3-4 सालों में, तो क्या रीज़न है ये ब्लड सेल रिलेटेड जो बीमारियां हैं क्यों बढ़ रही हैं, क्या रीज़न मानते हैं कि आप? सर मैं ना इस चीज़ को ढूंढने के लिए प्रयत्न मेरे ख्याल से सरकारी तरफ से भी होने चाहिए, पर जो निजी रूप से हम लोग दिमाग लगा करके रिसर्च करते हैं कि भाई चल क्या रहा है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर रीनल अमिलोइडोसिस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर माइलोफाइब्रोसिस ज़्यादा क्यों हो रहा है, बाकी जगह पर हमने 15 सालों में इतने बीमारी नहीं दिखी, यहीं पर 4 सालों में इतने मरीज कैसे देख लिए, कारण क्या है? एक बेसिक सी चीज़ होती है, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है, वहाँ पर एप्लास्टिक अनीमिया एवं कैंसर, और कैंसर के अंदर ब्लड कैंसर की तादाद ज़्यादा होती है। तो फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन गलत है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के, विकसित होने के कुछ न कुछ कुप्रभाव पड़ते हैं, और इसी रूप में वो हमको देखने को मिल सकता है। ये एक कारण संभावना है होने की। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या ब्लड जो हमारे यहाँ पर पानी का स्रोत है उसके अंदर हम लोग क्या अलग अलग एलिमेंट्स की, टॉक्सिक एलिमेंट्स की मात्रा को पता लगाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं? वह एक स्रोत हो सकता है। क्या फर्टिलाइजर का जो यूज है वो हम लोग रूटीन डेली पीने का जो पानी है उसके अंदर हम लोग पता लगाने की ट्राई कर सकते हैं? वो एक स्रोत हो सकता है कि जिसकी वजह से इन प्रकार के कैंसरों का यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। अब उसके अंदर कौन सा पेस्टिसाइड यूज होता है, कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, वो क्षेत्रीय होते हैं। उन क्षेत्रों के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी वजह से क्या ज़्यादा इस प्रकार के कैंसर हो रहे हैं, वो एक रिसर्च का मुद्दा है। तो ये जेनेटिक भी, मतलब एक से दूसरे से ऐसा संभव है कि मदर से? यदि आपका सवाल यह है कि जो कैंसर क्या ट्रांसमिसिबल होता है कि भाई मेरे को कैंसर है, मेरे साथ मंजीत बैठे हैं, उनको भी कैंसर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कैंसर वायरस नहीं है, कैंसर इन्फेक्शन नहीं है, वह छूने से नहीं फैलता, साथ पानी पीने से नहीं फैलता, साथ में बैठने से नहीं फैलता, वह खुद का बॉडी का ही उत्पन्न किया हुआ एक एक्सेसरी चीज है जो कि इम्यूनिटी के कम होने की वजह से बॉडी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। जिन व्यक्तियों को कैंसर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर कैंसर के सेल नहीं आते। हर व्यक्ति के अंदर, यहां पर इस कमरे के अंदर हम लोग 50 लोग मौजूद हैं, हर व्यक्ति के अंदर कैंसर के सेल उत्पन्न होते हैं, पर हम सबकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इम्यूनिटी जो कैंसर के कण उत्पन्न हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाती है। किंतु जिन लोगों को कैंसर होता है वो अपने कैंसर के कणों को इम्यूनिटी हेवायर होने की वजह से या इम्यूनिटी के अंदर
प्रक्षेपण होने की वजह से उन कैंसर के कणों को नष्ट नहीं कर पाते हैं और वो कैंसर के रूप में प्रकट करता है। दूसरी, हाँ जी, दूसरी चीज़ जो उन्होंने पूछी, क्या ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई ये बोलता है कुछ कैंसर जेनेटिक ज़रूर होते हैं, कुछ कैंसर जेनेटिक ज़रूर होते हैं, पर वो भी उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी खराब होती है। जेनेटिक रूप से जिनकी इम्यूनिटी खराब होती है उन्हीं के अंदर इस प्रकार के जेनेटिक कैंसर्स का होने की संभावना ज़्यादा होती है। हाँ जी, बताइए। जैसे कि बोलूँगा कि आयुष्मान भारत फोर्टिस हॉस्पिटल में आ चुका है, पहली चीज़ तो आयुष्मान भारत मोदी जी का जो विजन है उसके हिसाब से हर घर में एक आयुष्मान कार्ड होगा। तो जिस दिन ये संभव हो गया उस दिन हम लोग हर मरीज का इलाज कर पाएंगे, एक नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़ की जो बात है कि आज की तारीख में विज्ञान ने हमें क्या चीज़ सिखाई है कि एक होता है जो किताबों में इलाज होता है। किताबों में इलाज होता है का मतलब है कि ज़्यादातर इलाज भारत के अंदर आज की तारीख में भी, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ की किताबों में लिखा जाता है और यहाँ पर फॉलो किया जाता है। किंतु भारत के अंदर क्या इलाज होना चाहिए उसके ऊपर रिसर्च तेज पकड़ रही है और उसने हमें क्या सिखाया है कि कॉस्ट इफेक्टिव इलाज कैसे किया जाए। अमेरिका में जो इलाज 5 करोड़ में होगा, यहाँ पर हम लोग वो 5 लाख में खत्म कर देते हैं। वो कर देते हैं, वो हो रहा है ऑलरेडी। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट विदेशों के मुकाबले में हो रहा है और उनसे अच्छा तो नहीं मैं बोलूँगा, पर कंपेरेबल रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हम देखते हैं। पर जो आपका सवाल है कि जो जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं उनको किस तरह से इलाज किया जाता है, उन परिस्थितियों में हमारी कोशिश जो आज की तारीख में रहती है, यदि उनके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जो आर्थिक रूप से वायबल इलाज हमारे पास उपलब्ध है उनका इलाज हम लोग उस तरह से करते हैं। उनके नतीजे हो सकता है बिल्कुल वैसे ना हो जिनके पास पूरी आर्थिक रूप से सक्षमता हो, किंतु समझने की जरूरत यह है कि हर व्यक्ति के लिए इलाज की गुंजाइश हमारे पास है, इलाज की गुंजाइश हमारे पास है और परिस्थितियों के हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट इलाज किया जा सकता है वो हम करने के लिए तत्पर हैं। वो इलाज चाहे हिसार में रखकर हो, उनके घर के नज़दीक के नर्सिंग होम में रखकर हो या उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में बुलाकर हो, बट उनको वो इलाज से वंचित नहीं रखा जाएगा। इस चीज़ के लिए अगर हम लोग कह रहे हैं कि रक्त कैंसर मुक्त हरियाणा का हमारा मुहिम है तो वो तभी संभव है जब हर वर्ग के लोगों का इलाज हो पाए और उनकी कैपेसिटी के अंदर रखकर उस इलाज को किया जा सके। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? सो एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से कोई इंडस्ट्री यदि बंद हो गई तो क्या होगा, उस इंडस्ट्री जो निकलने वाला सामान है वो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से खून की जो फैक्ट्री है वो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो बंद पड़ गया तो क्या होगा, जो उस अस्थि मज्जा का जो काम है खून बनाने का काम, वो काम नहीं हो पाएगा। खून कम हो जाएगा, खून कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएंगे, WBC कम हो जाएंगे, इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, कमजोरी होगी, इन्फेक्शन होंगे। इसी तकलीफ को कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसको प्रभावित करने वाली बीमारियां एप्लास्टिक एनीमिया को एप्लास्टिक एनीमिया को प्रभावित करने वाली बीमारियां मैं नहीं बोलता हूं कि ऐसी कुछ होती हैं, पर जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर जेनेटिक कारण कुछ ना कुछ हो सकते हैं। जैसे कुछ म्यूटेशन, जैसे हमारे साथ अभी हमारे एक मरीज जुड़ते, वो अभी रास्ते में कहीं अटक गए, उनका कुछ परीक्षा का एग्जाम है, उनके परिवार के सदस्य आज हमारे पास आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाए, उनको एप्लास्टिक एनीमिया था। और एप्लास्टिक एनीमिया उनको जेनेटिक वाला था। कैसे पता चला, उनका एक जेनेटिक म्यूटेशन किया गया, उनके अंदर DMD म्यूटेशन आया। और वो DMD म्यूटेशन जब आया उसकी वजह से उनका जन्मजात वो म्यूटेशन थी, वह क्रोमोसोम के अंदर चेंज था। एप्लास्टिक एनीमिया का पता कब चला, 16 साल की उम्र में। 16 साल तक उन्हें कुछ अनुमान नहीं था कि उनको इस प्रकार की जेनेटिक म्यूटेशन है। 16 साल में हमारे पास आए, एप्लास्टिक एनीमिया पता चला, हमने टेस्ट किया, पता चला कि ये म्यूटेशन है। उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट को आज 2.5 साल हो गए हैं, जो उनको रेगुलरली खून चढ़ाना पड़ता था, बार बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। अब 2.5 साल से आज मैंने आपको बताया जैसे वो अपना एग्जाम दे रहे हैं बैठ करके। तो एप्लास्टिक एनीमिया का एक कारण होता है जेनेटिक कारण। दूसरे कारण क्या होते हैं, जैसे हमने बात किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजर का यूज, केमिकल्स का यूज, इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया का जो होता है प्रचरण बढ़ता है। तो आजकल नदी जो पीने के पानी की नदियां बहती है उसमें जो मटेरियल डाला जा रहा है, फैक्ट्रियों का डाला जा रहा है, क्या वो भी प्रभावित करेगा? सर मेरे से ज़्यादा इसके बारे में आप जानते होंगे, मैं मानता हूँ, बट मेडिकल रूप से यदि मैं बात करूँ तो बिल्कुल हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। क्योंकि केमिकल्स बॉडी के अंदर हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें देते हैं। जो लाइट देख रहे हैं, अस्पताल की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हर जगह पर केमिकल्स है, हर जगह पर केमिकल्स है। उनका यूज़ गलत नहीं है, बट उस
वेस्ट को, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए या उसको किस तरह से डिस्कार्ड किया जाए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि फ़ायदा किसी मानव जाति के फ़ायदे की सोच के साथ लोगों का नुकसान लॉन्ग टर्म में ना हो, इसका ध्यान रखने का काम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही है, हमारा ही है, मानव जाति का ही है। क्या केमिकल फ्यूम्स भी इफेक्ट करते हैं? हर चीज़ प्रभावित करती है सर, केमिकल्स प्रभावित करते हैं। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो चाहे गैसियस रूप में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। जो गैसियस वेस्ट, वो जो केमिकल वेस्ट हैं, अब वो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फिनाइल बेंजीन हो गया, इस प्रकार के जो केमिकल वेस्ट हैं उनका कैंसर के ऊपर प्रभाव ज़्यादा है। यह मानसिक रूप से यह प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ग्रामीण इलाके में माता बहनें अपना चूल्हा जलाती है, उसमें कई बार पॉलीथीन भी जला देती है, कपड़े भी जला देती है, तो क्या वो भी प्रभावित? सर कार्बन जहां पर भी आता है, कार्बन कैंसर का एक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन मैंने जैसे बोला, अब कार्बन अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा किसी न किसी स्टेज पर जाकर के। जब वो होगा तो यह सारी की सारी चीज़ें प्रभावित जरूर करेंगी। छोटी मात्रा में पता ना चले, पर यह जब पूरा शहर का शहर इसके अंदर जुड़ेगा, एक प्रैक्टिस को, एक रणनीति को, एक प्रणाली को अपनाएगा, जो कि मानव जाति के लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है। जिस गांव के अंदर चूल्हा जल रहा है उधर नहीं, पर उसके फ्यूम्स उठ के जो बगल वाले गांव में, बगल वाले 10 गांव में जाएंगे, वो उनको भी प्रभावित करेगा। इसके बचाव के क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि कैंसर जो हो रहा है तो उससे बचा कैसे जाए? सर इसके अंदर मैं 2 भाग में इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। कैंसर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड कैंसर, दूसरे होते हैं लिक्विड कैंसर। सॉलिड का मतलब जो सॉलिड ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं, छाती का कैंसर, पेट का कैंसर, आंख का कैंसर, दिमाग का कैंसर, तो ये सारे सॉलिड कैंसर हैं। दूसरे होते हैं लिक्विड कैंसर, यानी खून के कैंसर। दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। ब्लड कैंसर्स को जो सॉलिड कैंसर्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर कैंसरों के लिए हमारे पास आज की तारीख में यह जानकारी है कि हाँ यार, ये इन वजहों से होते हैं। फिर तंबाकू कोई ज़्यादा खाता है, उससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, सब प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। स्मोकिंग से इस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। छाती का कैंसर हो सकता है स्मोकिंग करने से, ठीक है ना। जो तीखा ज़्यादा खाता है उसको पेट का कैंसर होने की संभावना है। पर क्या इस प्रकार की आदतें, खाने पीने की आदतें, क्या बाकी रक्त के कैंसरों को प्रभावित करती हैं? आज की तारीख में यह मुद्दा 100% से आंसर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिला है कि भाई ये खाओगे तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ऐसा कोई डेटा नहीं है। किंतु यह बोलने के बावजूद जो हमें दूसरी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर क्या बातें हैं कि एक तो एक होता है कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और दूसरा एक बैलेंस डाइट। अगर आपके खाने के अंदर सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर्स सब कुछ हैं और आपकी बॉडी का जनरल इम्यूनिटी को वो मेंटेन रख सकते हैं, तो आपके अंदर इन जनरल कैंसर, हर प्रकार के कैंसर से बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि आपकी एक दिनचर्या इस प्रकार की है कि आप फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब नहीं कि आपने जिम में जाकर के वो करना है, भाई जिम में जाकर ही आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसका मतलब होता है कि आप डेली अगर 5000 कदम चलते हैं, डेली का आप व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो इससे शरीर के सभी अंगों को ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। उसके अंदर इस प्रकार के कैंसरों के उत्पन्न होने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी रखना किसी भी कैंसर के लिए लाभदायक चीज मानी जाती है। और हाँ, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, टेबलेट्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी इन कम रिजल्ट ब्लड कैंसर। सर एंटीबायोटिक्स का खेल अलग है कि आज की तारीख में जैसे हम लोग देखते हैं पोल्ट्री के अंदर, भाई किसी भैया चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, चिकन, मुर्गी हो, पहला बुखार आने पर उनको कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। नुकसान क्या होता है ये समझने की जरूरत है। आप लोगों को बता सकते हैं। पोल्ट्री के लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, तब तक जनता सफ़र करती रहेगी, समाज सफ़र करता रहेगा। वो जो कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन लग जाता है उसकी वजह से जो पशु है वो तो ठीक हो जाता है, उसका तो बुखार ठीक हो जाता है, पर उसकी वजह से जो वो खाना खाते हैं और उसके बाद जो उनका एक्सक्रीटा निकलता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल रेजिस्टेंट होते हैं उनके अंदर। अब वो जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर गए, सॉइल से खाने में आए और वो खाना खाया फिर समाज ने, लोगों ने,
उनके अंदर भी वही बैक्टीरिया गया। कौन सा बैक्टीरिया? जिसके ऊपर कोलिस्टिन, जो कि आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट एंटीबायोटिक, वो काम ही नहीं करती। नतीजे क्या हुए? जब उस मरीज को बुखार आया, उसके अंदर, शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया था जिसके ऊपर कोलिस्टिन काम नहीं करती। वो एडमिट हुआ हिसार के अस्पताल के अंदर, उसको दिया भी, पहले बेसिक दवाई दी, काम ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोलिस्टिन रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती है। अल्टीमेटली क्या हुआ? उस मरीज को हम बचा नहीं पाए। कारण कहां से शुरू हुआ? यह जो एंटीबायोटिक का एक्सेसिव और ओवर यूजेज है। यह चीज मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ पशुओं में नहीं, यह जो कुछ हद तक छोटे लेवल के अस्पताल हैं उसके अंदर भी ये चीज अवेयरनेस के माध्यम से पहचानने की जरूरत है। यह चीज ऐसी नहीं है कि सही क्या गलत क्या, किंतु जब तक ये चीजों की अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को जागरूकता नहीं होगी, पता नहीं होगा, जब तक हमारे परिवार के सदस्य उस दौर से नहीं गुजरेंगे, तब तक शायद हमें ये चीज़ों का पता नहीं चलेगा। और इसीलिए आपके माध्यम से, सकारात्मक सोच के माध्यम से, कंस्ट्रक्टिव मीडिया के माइंडसेट से हम लोग को ये चीज़ सबके बीच में पहुंचानी है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कर्टेल्ड। स्टीरॉइड्स का इफेक्ट रहता है, स्टीरॉइड्स का। सो स्टीरॉइड का यूज़ आज की तारीख में समाज में हर चीज़ के लिए होता है, हर चीज़ के लिए होता है। मैं बोलूँगा, मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, कैंसर के अंदर भी स्टीरॉइड एक कीमोथेरेपी के रूप में भी यूज़ होता है। तो स्टीरॉइड एक ऐसी दवाई है जो मैं समझता हूँ हर प्रकार का डॉक्टर, हर स्पेशलिटी का डॉक्टर, इकलौती दवाई जो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, फिजिशियन से लेके, सर्जन से लेके, गैस्ट्रो से लेके, न्यूरो से लेके, सभी प्रकार के डॉक्टरों ने आज की तारीख में स्टीरॉइड यूज़ किया होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी दवाई है जो बॉडी के अंदर, कोई भी बीमारी, अगर मैं बोलता हूँ कोई भी बीमारी क्या चीज़ है, बीमारी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन चल रही है, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन चल रही है, कुछ ना कुछ डैमेज चल रहा है। वो डैमेज क्या करता है? वो डैमेज चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। भाई आग लगी तो क्या होगा? भाई या तो आप घी डालोगे या तो पानी डालोगे। तो जो स्टेरॉइड है वो पानी डालने वाला काम करते हैं उस आग के अंदर। शरीर के अंदर जहां पर भी किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ, नुकसान पहुंचा, उसको दबाने का काम कौन करेगा? स्टेरॉइड करेगा। तो इसलिए इसी कारण से स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई जो हर प्रकार, कोविड में हमने क्या देखा, वायरल इन्फेक्शंस में जितने भी सीवियर इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, क्या करते हैं? स्टेरॉइड डालते हैं सबसे पहले। कारण क्या है कि बॉडी के अंदर जहां पर भी कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन बोल लो, डैमेज बोल लो, जो कि जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको दबाने का काम कौन करेगा? वो स्टेरॉइड करेगा। तो इसी वजह से स्टेरॉइड को ओवर यूज है। बट क्या स्टेरॉइड के यूज से कैंसर होता है? नहीं। बट स्टेरॉइड अपने आप में अगर जान बचा सकता है, वो जान ले भी सकता है, क्योंकि कम से कम तो भी 50 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड यूज करने के। और उसके अंदर सबसे पहले आता है इन्फेक्शन, कैटरेक्ट होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, मोटापा हो जाना। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट जो हैं स्टेरॉइड के, वो 1000 तरह के साइड इफेक्ट्स हमको मिलवाते हैं और वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो माध्यम पर चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या करना है सामाजिक तौर पे, और सरकार ने क्या करना है, दोनों जगह पर इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ हमने क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो हमारा दायित्व है। भाई जंक फूड को किस तरह से कम किया जाए। भाई बच्चे खा सकते हैं, खाते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, पर हम लोग उसकी कमी कैसे करें, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट किस चीज़ों से करें, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हर वर्ग के लोग उसे सेवन करके हेल्दी रह सकें। एक चीज़ वो। दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी की हमने बात करी कि सरकारी तौर पर एवं निजी तौर पर हर जगह पर पार्कों के अंदर इतनी सुविधाएं हों, चाहे वो होम जिम की हो, चाहे जो सामाजिक जिम्स होते हैं उनकी हो, फिजिकल एक्टिविटी को रखने के लिए। उसके बाद आता है सरकार का एक्चुअल रोल कि वो रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं, वो रेगुलेशंस, पर उसको किस तरह से स्ट्रिक्टली इंपोज किया जाए इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए और वो जैसे ह्यूमंस के कांटेक्ट में मिनिमम आए, उनके जो कम से कम जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको किस तरह से डिटॉक्सिफाई किया जाए। तो ये सारा का सारा दायित्व है जो कमिटीज़ होती है, इंडस्ट्रियल कमिटी जो रिप्रेजेंटेटिव है सरकारों की, उनके माध्यम से यह चीज़ कन्वे होनी चाहिए। आपका बिल्कुल कहना सही है। IMA के माध्यम से ये चीज़ हम लोग को, यह डॉक्टरों की जो कमिटी होगी उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये रिसर्च की जाए कि इस क्षेत्र के अंदर, पहले ऐसे बताया कि कौन से पदार्थ ज़्यादा हैं जो नुकसानदायक है और उनको कम करने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मेरी सबको राम राम जी। मेरे को पहले एसिडिटी ज़्यादा बनती थी और 1 महीने से बुखार था। उसके बाद मैं गैस्ट्रो के डॉक्टर अमित यहीं सार में हैं जो, उनके पास आई। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे इस बीमारी का पता लग गया। उसके बाद डॉक्टर लवनीश गोयल ने मेरा इलाज किया। आगे बचने के लिए डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रांसप्लांट किया।
ट्रांसप्लांट के बाद मैं कुछ दिन के बाद दुर्भाग्यवश मेरी बीमारी दोबारा आ गई, तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज किया, तो अब मैं बिल्कुल ठीक। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब की बहुत आभारी हूँ। मेरे पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है इनके बारे में। इतने ट्रीटमेंट से पहले मैम जैसा आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, जो बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, सारा का सारा वैसा ही बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी मैं। एब्सोल्युटली फाइन एंड शी इज मतलब शी इज परफॉर्मिंग ऑल द होम चोर्स जो नॉर्मली मैं काम करती हूँ, वही काम ये कर पा रही है। सुबह 5 बजे उठ जैसे सर ने बोला कटिंग एज ट्रीटमेंट, शी इज गेटिंग दैट कटिंग एज ट्रीटमेंट विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ जी, आई एम हर डॉटर। गुड नेम? हर गुड नेम मिसेस मधु गर्ग। मैं सुबह 5 बजे उठ के पार्क जाया करती थी और 6:30 बजे तक क्लास लगा के आया करती थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ। शी इज हाउसवाइफ और डूइंग जॉब? शी इज अ होममेकर। जी भैया आप भी बता दीजिए आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा सबसे ज़्यादा, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। सबसे पहले वाला इनको फीवर, कुछ दिन बुखार हुआ, हमने यहाँ दिखाया लोकल, तो दवाई दी, फिर प्लेटलेट्स कम हो गए, उसके बाद दवाई दी, फिर हमने किसी से दिखाया कि नहीं यहाँ तो नहीं हो सकता इसका इलाज। फिर कोई रिलेटिव था, उन्होंने डॉक्टर साहब का हमें वो दिया कि डॉक्टर मीत ही इस बीमारी स्पेशलिस्ट है, वो देखेंगे और बताएंगे। फिर हम वहाँ गए फोर्टिस में, तो वहाँ जाकर देखा तो 1 वीक तक तो कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ। सर ने भी देखा, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ इलाज। उसके बाद सर ने दोबारा बुलाया हमें, और इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब 90% चांस थे नहीं बचने के। बट फिर उसके बाद सर ने जो इलाज किया इनका, बिल्कुल हेल्दी, वजन। नाम है इनका? सुशील नाम है, गाँव नियाड़ा है और किसान है। अच्छा, खेती तो आप हिसार के किसी हॉस्पिटल में आए थे या सीधा फोर्टिस? नहीं, हिसार हमने यहाँ सेवक सभा में दिखाया, फिर हमने आधार में भी दिखाया। आधार में हमारा रिलेटिव था, उन्होंने सर से बात करवाई, फिर हमारी सर ने फिर वहाँ हमारा जो ट्रीटमेंट था वहाँ हुआ। उसके बाद एकदम फिट, जो बीमारी थी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। नॉर्मल खेत में वही काम करने शुरू कर दिए। अभी तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं करना, लेकिन फिर भी छोटे मोटे जितने भी काम है सब कर लेते हैं। दवाई वगैरह चल रही है? दवाई चल रही है, घर पे ही इलाज हुआ है। 1 वीक तक वहाँ रहे थे हम। उसके बाद हम अप डाउन हुआ। आधार में हमारी कुछ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आधार में भी एडमिट हुए, सर के उसके अंदर में सुपरविजन सर का ही था वहाँ। कितना खर्चा टोटल आपका इसमें आ गया? खर्चा हमारा वैसे तो 5 लाख के आसपास हो गया हुआ। आयुष्मान कार्ड वगैरह या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास, ना कोई गवर्नमेंट वो था प्लेटफॉर्म। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जितना मैक्सिमम बच सका वो हमारा डॉक्टर मीत ने पूरी हेल्प की उसमें हमारी। 90% जितनी कोशिश हुई कि इनका पैसा बचे, तो हमारा बचवाया गया वहाँ से। हमारा भी ऐसे ही किया सर। हाँ जी, 90% सर की यही कोशिश थी कि कम से कम लगे और इफेक्टिव रहे बंदा। हाँ जी, वो मरीज नहीं होते, हमारे मित्र हैं। आप बेशक सर क्या पूछो ना बस जी, ऐसी थप्पी लगावे एक बार तो बंदा ने सही करते हैं। तो इनका जो था टी सेल लिम्फोमा था। तो टी सेल लिम्फोमा के अंदर मैं उनके सामने वैसे बताना नहीं चाहिए कि लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र कुछ महीनों या सालों में हो सकती है। इनकी 3 साल तो हो गए हैं, अभी तक हमारे सामने चंगी बोली हैं, और भगवान का आशीर्वाद रहा हमारे साथ। हम लोग इनको 1 सेंचुरी पूरी करते हुए देखेंगे। और इसी तरह से जो हमारे मित्र हैं उनको APML था, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, जो कि इस विश्व के अंदर सबसे तेज प्रकार का कैंसर माना जाता है। सबसे तेज प्रकार का 2 हफ्ते के अंदर लोग बोलते हैं कि इसके अंदर जान चली जाती है। उनका आज इलाज को कितना 1 साल हो गया? 4 महीने 6 महीने हुए हैं। अभी तक उनकी बीमारी, हमने लास्ट टेस्ट करी थी करीबन 1-1.5 महीना पहले। उस टाइम पर उनकी बीमारी का प्रमाण 0 आ चुका है, 0 है। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको 0 अगले 50 साल तक कैसे रखना है। तो इसी कोशिश पर हम लोग काम करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरा हॉस्पिटल, पूरा स्टाफ, हम सबकी कोशिश यही है कि बीमारी को एक तो पकड़ करके सही समय पर सही इलाज करके, कॉस्ट इफेक्टिव इलाज करके। आपने पूछा ना, किसने पूछा था अभी कि अक्षम लोगों के लिए कैसे करते हैं? ये हमारे सामने एक उदाहरण है, किसान हैं, जैसे उन्होंने खुद ने बताया। दोनों ही हैं जी, ऐसे ही हैं दोनों। तो कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति को सही इलाज मिले, कम से कम दाम पर, और सही से सही इलाज मिले। हमारे साथ एक और अभी मरीज जुड़ने वाले थे, वो भी यहाँ हिसार के रहने वाले हैं। उनका कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो बात करी, उनका हाफ मैच ट्रांसप्लांट किया हमने। हिसार के किसी भी मरीज का पहली बार हाफ मैच ट्रांसप्लांट हुआ है। हाफ मैच ट्रांसप्लांट का क्या मतलब होता है कि उनका पास उनके मैचिंग वाला कोई भी डोनर, ताला चाबी होती है ना, तो चाबी के अंदर ताला फुल मैच नहीं हो रहा था, पूरा चाबी उसकी नहीं थी। हमने चाबी चेंज करी, आधी सही चाबी बिठा करके उनका ट्रांसप्लांट करा। उनके ट्रांसप्लांट को भी 6 महीने हो चुके हैं। वो भी रास्ते में, अगर आप 1 घंटा और रुकेंगे तो उनसे भी आगे मिलेंगे। उनका भी ट्रांसप्लांट ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से अच्छी चीजें तभी हो पाती हैं जब सोच अच्छी हो, लोग अच्छे मिले और भरोसा करने वाले साथी अच्छे मिले।
तो कहने का मतलब ये हम सबको जुड़ करके मिल करके इसी बात को आगे बताना है लोगों को कि सही इलाज कम दाम में संभव है, और वो भी आपके घरों के नजदीक में। यही बताना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उल्टी गिनती करते हो हमने आपको आशीर्वाद दो लोग मेरे बाल सफेद नहीं हुए।